नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आपका। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं। उत्तर प्रदेश की फिजा थोड़ी बदली बदली सी नजर आ रही है, क्योंकि अब मायावती ट्वीट की राजनीति छोड़कर फ्रंट फुट पर आ गई हैं, ऐसा लगता है। उत्तर प्रदेश का जो माहौल है उसमें अब चुनावी रंग कुछ चटक होता नजर आ रहा है। मायावती को पूरा भरोसा है कि इस बार जनता उन्हें 5वीं बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएगी। मंथन में आज बात इसी पर, किसमें कितना है दम, किसमें कितना है दम। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए चुनावी कार्यक्रम का ऐलान अभी होना बाकी है, लेकिन इससे पहले ही सियासी दलों के बीच वादों और दावों के साथ बयानी तीर चलाने का सिलसिला शुरू हो गया है। और सबसे आखिर में तीर निकला है मायावती का, और ऐसा तीर निकला कि बीजेपी, सपा, कांग्रेस सबको भेदता ही चला गया। शब्दभेदी बाण होता है ना, जो पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को मारा था, बस ये वही है, ये वही तीर है, ये वही बाण है। तो मायावती ने अपने तुणीर से ये तीर निकाला। फर्क सिर्फ इतना है कि जो पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को शब्दभेदी बाण मारा था, वो सीधे उसकी छाती पर लगा था और वो ढेर हो गया था। लेकिन इस चुनावी बाण की गारंटी नहीं है कि वो सही जगह पर लगेगा या नहीं लगेगा। आज मायावती ने लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जैसा कि हमने कहा कि अमूमन मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस वन वे होती है, मायावती अपनी बातें कहती हैं और चलती बनती थी। सवाल पत्रकार उछालते रह जाते थे, मायावती निकल जाती थी। लेकिन आज सबको उन्होंने आड़े हाथ लिया और पत्रकारों के सवालों के जवाब भी दिए। उन्होंने कहा कि 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हूं, उत्तर प्रदेश की जनता चाहती है कि 5वीं बार वो मुख्यमंत्री बने। मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या अंदाज दिखाया, क्या उनका निशाना था, कहां पर उनकी नजर है, जरा सुनिए। आपको ये मालूम है कि ये जो चुनाव है मेरे नेतृत्व में लड़ा जा रहा है, और पूरे यूपी में सर्व समाज के लोगों की ये दिली इच्छा है कि हम बहन जी को 5वीं बार यूपी का मुख्यमंत्री बनाएं। मैं जो आपको बता रही हूँ कि सपा और बीजेपी में तो हम कोई फर्क समझते नहीं, ये तो एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। ये तो इस चुनाव को हिंदू मुस्लिम करने के चक्कर में है। ये मुकाबला हमें पूरा भरोसा है। जैसे सन 2007 में हमको एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिली, हमें पूरी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिलेगी। मायावती कह रही है कि भाई सपा और भाजपा एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। पहले भी तमाम आरोप सपा पर लगते रहे, भाजपा पर लगते रहे। जब आजम खां राजनीति में सक्रिय हुआ करते थे, अब तो बीमार हैं और जेल में भी हैं, तभी कहा जाता था कि आज आजम खां बयान देते हैं, फायदा भाजपा को होता है। भाजपा के फायर ब्रांड नेता बयान देते हैं, ध्रुवीकरण सपा की तरफ हो जाता है। मायावती कह रही कि दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। सिक्का एक ही है, इधर देखिए तो वही, उधर देखिए तो वही, यानी पहलू अलग अलग हो सकते हैं लेकिन सिक्का एक है। और साफ वो बात, इस बात को कह रहे हैं कि ये दोनों दल इस कोशिश में है कि हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान, पहलवान, भाईजान, अब्बा जान हो जाए और लाभ इन दोनों दलों को हो जाए। लेकिन ये ऐसा होने नहीं देंगे मायावती, उनका कहना है। मायावती ने बीजेपी पर तीखे हमले किए, जैसा कि हमने कहा कि शब्दभेदी बाण, बिल्कुल पृथ्वीराज चौहान के अंदाज में। देखिए, बीजेपी व अन्य सभी विरोधी पार्टियों का प्रदेश की जनता को हर प्रकार से लुभाने व वर्ग लाने आदि का जबरदस्त नाटक शुरू हो गया है। भाजपा सरकार ने पिछले 1.5-2 महीनों में भरमार घोषणाएं, शिलान्यास एवं अध कच्चे कार्यों के उद्घाटन व लोकार्पण आदि किए हैं। तो इनका ये सिलसिला कि इलेक्शन घोषित होने तक ये लगातार जारी रहेगा। क्या पूर्वांचल एक्सप्रेसवे तथा कुशीनगर व जेवर हवाई अड्डा आदि बनाने का जो वर्तमान भाजपा सरकार इसका खुद पूरा श्रेय ले रही है, तो ये सही नहीं है। जबकि इन तीनों कार्यों की
व अन्य सभी एक्सप्रेस वे तथा मेट्रो आदि की भी पूरी रूपरेखा बीएसपी की सरकार में ही बना दी गई थी और इसकी मेरी सरकार में शुरुआत भी कर दी जाती यदि उस समय केंद्र की कांग्रेसी सरकार इन कार्यों में रुकावट पैदा नहीं करती। बहन जी ने बहुत देर कर दी, हमें ऐसा लग रहा है, क्योंकि बहुत देर हो गई। भाई कहाँ थी बहन जी आप? ये सब बातें बताने के लिए लोग इतना ज्यादा आगे बता चुके हैं कि अब जनता कंफ्यूज है, क्योंकि अब जो जवाबी कीर्तन अखिलेश और योगी जी में चल रहा है। अखिलेश कहते हैं कि पूर्वांचल एक्सप्रेस पे हमने बहुत अच्छा बनवाया, एक मेट्रो हमने बहुत अच्छी चलवाई, बुंदेलखंड एक्सप्रेस पे हमने शानदार बनवाया, और उद्घाटन योगी जी करते नजर आते हैं और वो कहते हैं भाई भाजपा की देन है। तो इन दोनों के बीच तो मामला ठीक है। अब आप तीसरा समीकरण डाल दिया, जनता गुमराह हो जाएगी, परेशान हो जाएगी। उसके दिमाग पर ज्यादा जोर मत डालिए बहन जी। अगर ये बातें कहनी थी, ठीक है, आपकी बातें जायज होंगी, हम ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन मसला तो ये बड़ा पुराना है ना। अगर बहन कुमारी मायावती इस बात को कह रही हैं कि सारे एक्सप्रेसवे उनके कार्यकाल में हुए, मेट्रो की नींव उन्होंने डाली, जितने भी काम महत्वपूर्ण हुए हैं वो उन्होंने कर दिए थे। जेवर का एयरपोर्ट भी बहन जी ने उसकी नींव डाल दी थी, ऐसा बहन जी कह रही हैं, जिसका भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही उसका शिलान्यास करने जा रहे हैं। तो ये कुल मिलाकर गुणागणित है। लेकिन अचानक, जैसा हमने कहा ना कि आज अचानक बड़े दिनों बाद बहन कुमारी मायावती निकल कर आई, इसकी वजह भी है, यूं ही नहीं आ गई वो, और यूं ही नहीं, बड़ी सरलता से पत्रकारों को जवाब वो दे रही थी। इतना आसान नहीं है समीकरण, क्योंकि मायावती एक ऐसी राजनेता है कि बहुत एटीट्यूड वाली राजनेता है। वो उनका एक अलग तरीके का एटीट्यूड है, तो वो एकदम इतनी आसानी से इस तरह पत्रकारों के समक्ष आना और अपनी बात कहना, ये इसके पीछे का एक जो गुणागणित ये है कि अब जो इधर हाल में देखा जाए, जो प्रचार अभियान है, चाहे भारतीय जनता पार्टी को हो, जिसके लिए वो मास्टर है, माहिर है, और संसाधन भी बहुत है उनके पास, और चाहे अखिलेश यादव हों, इन दोनों ने उत्तर प्रदेश के चुनाव को गर्म कर दिया। और बीच बीच में कांग्रेस पार्टी के जो प्रभारी हैं उत्तर प्रदेश की प्रियंका गांधी, वो लगातार दौरे कर रही हो, हर ऐसे मौके पर वो नजर आ रही हैं जहां जनता को नेता की जरूरत होती है। तो ये तीन दल बहुत ज्यादा चुनावी अभियान में ऐसा लग रहा है कि केवल यही तीन दल चुनाव लड़ रहे हैं। और अगर उस तरह देखा जाए, जो जवाबी कीर्तन चलता है राजनीतिक दलों में, तो सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी और अखिलेश यादव के बीच थोड़ा सीधा सीधा जवाबी कीर्तन चल रहा है। अभी अपनी अपनी उपलब्धियां हैं, कीर्तन कोई बुरी बात नहीं, भजन कीर्तन तो हम सभी करते हैं, जितने प्रभु के उपासक अराजक जो उपासक हैं वो करते हैं भजन कीर्तन, तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये चुनावी भजन है, चुनावी कीर्तन है, लोग कर रहे हैं। बहन कुमारी मायावती जब इस मैदान में क्यों आई, इसके पीछे एक वजह है कि ऐसा लगने लगा था कि मीडिया से पूरी तरीके से बहुजन समाज पार्टी आउट नजर आ रही थी। इस पूरे चुनाव प्रचार में कहीं भी इस जो पूरा चुनावी जो सीन बन रहा, जो सिनेरियो बन रहा, कहीं बहुजन समाज पार्टी नजर नहीं आ रही। अखिल सतीश मिश्रा बीच में कहीं थोड़ा बहुत प्रबुद्ध सम्मेलन करते नजर आ रहे हैं, एक दो सभाएं करते नजर आ रहे हैं, लेकिन उस तरीके से जो मैसिव कैंपेन होना चाहिए, जो आक्रामक कैंपेन होना चाहिए, बहुजन समाज पार्टी उसमें पिछड़ती नजर आ रही। यही वजह थी कि आज बहन कुमारी मायावती ने खुद मोर्चा संभाला और सीधे सीधे शब्दवेदी वार चलाए। हमारी सहयोगी अक्षया ने चयन बड़ा जबरदस्त किया है, शब्दवेदी बाण, और याद दिला दिया, पृथ्वीराज चौहान की याद दिला दी कि भाई पृथ्वीराज चौहान को जब बताया गया कि भाई 4 बांस 24 गज, अंगुल अस्त्र प्रमाण और ता ऊपर सुल्तान है, मत चूके चौहान, तो उन्होंने खींचा और मारा और धड़ाक से बिल्कुल मोहम्मद गोरी ढेर हो गया। बहन जी ने बाण तो चला दिया है कि मुझे लगता है थोड़ी देर हो गई। अब जो एक्सप्रेसवे और इन तमाम मुद्दों को लेकर ये जो एक तरीके से इन तीन दलों के बीच में, क्योंकि कांग्रेस तो 1989 से सत्ता में है ही नहीं, तो वो एक कहने की स्थिति में है ही नहीं कि भाई उसने क्या बनवाया हाल में। बहुत पुराने बिजली घर की वो बात कर सकते हैं जो अब बिजली घर जर्जर हो चुके होंगे या खत्म होने की स्थिति में होंगे, तो उनके पास विकास के नाम पर उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ बताने को नहीं है। लेकिन इन तीन दलों के पास ऐसा कहने के लिए है, और ये तीनों में श्रेय लेने की एक तरीके से होड़ है, एक दूसरे को ये दम दिखाने की जुगत में लगे हुए हैं, और ये भी
तय होगा, उत्तर प्रदेश में 2022 का चुनाव तय करेगा कि किसमें कितना है दम। लेकिन जो प्रचार अभियान है उसमें तो दम जरूर दिखा रहे हैं। अखिलेश यादव, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी इसमें कहीं ना कहीं दम दिखा रहे हैं। मायावती अचानक आज प्रकट हुई, उन्होंने ये हमले किए। अब बात आम आदमी पार्टी की भी करें तो बीच बीच में आम आदमी पार्टी अल्टरनेट डेज में एक अभियान छेड़े हुए हैं और लगातार वो सिर्फ और सिर्फ निशाना योगी आदित्यनाथ की सरकार है। वो हर तीसरे दिन एक खुलासा कर देते हैं या कोई ना कोई आरोप लगा देते हैं। 3-4 दिन तक राजनीति गर्म रहती, फिर वो आगे बढ़ जाते हैं। तो इस तरह के चीजें चल रही हैं। अब जरा अखिलेश यादव को सुनना बड़ा दिलचस्प होगा कि वो एक्सप्रेसवे और विकास के बारे में क्या कह रहे हैं। जो विकास परक राजनीति है जिसका दावा मायावती ने किया कि भाई वो तो सब उनका किया धरा है। अब जरा अखिलेश यादव को सुनिए। अरे मेट्रो का उद्घाटन आप जानते हो कि शिलान्यास उस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने का काम, और कानपुर में किसी ने दी थी मेट्रो, कानपुर के लोग जानते हैं कि उस समय के जो मंत्री, उस समय के जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे, उन्होंने हमने मिलकर के मंच पर शिलान्यास किया था। आप सवाल भारतीय जनता पार्टी से पूछिए कि जितने प्रोजेक्ट समाजवादी सरकार ने स्वीकृत किए थे उत्तर प्रदेश में, एक भी नया प्रोजेक्ट कहीं स्वीकृत किया हो तो बता दो आप। आगरा में मेट्रो समाजवादी सरकार की देन, कानपुर में मेट्रो समाजवादी सरकार की देन, लखनऊ में समाजवादी सरकार की देन, नोएडा ग्रेटर नोएडा को जो समाजवादी पार्टी की उस समय दी गई, आगे एक्सटेंशन किया गया। कहना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश को वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है। सड़क हो, अस्पताल हो, यूनिवर्सिटीज हो, मेडिकल कॉलेजेस हो, स्कूल्स हो, और जो स्कीम्स चलाई थी, एक से एक बेहतरीन स्कीम्स चलाई। और पुलिस को सबसे ज्यादा स्ट्रक्चरल चेंजेस अगर कोई लाने का काम किया, समाजवादी सरकार में हुआ, जिसमें डायल 100 बन करके आया और बाद में नाम बदल दिया गया। कोई क्षेत्र नहीं बचा था जिस क्षेत्र में अलग तरीके से काम और वर्ल्ड क्लास काम न हो रहा हो। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाई उत्तर प्रदेश को विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर हमने दिया, हमारी सरकार ने दिया। मायावती जी अलग बातें कह रहे हैं कि भाई सब कुछ विकास की नींव तो हमने डाली। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाई हमने ये किया। अब योगी आदित्यनाथ विकास के मुद्दे पर, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो किस तरह विपक्ष को कटघरे में खड़ा करते हैं, निशाना साधते हैं, वो भी जरा सुनिए। याद करिए, समाजवादी पार्टी की सरकार 2012 में आई थी। उसने पहला काम क्या किया था? उस सरकार में सबसे पहला काम तो हुआ था कोसी कला का दंगा, बरेली के दंगे, कोसी कला में दंगा, मुजफ्फरनगर में दंगा, लखनऊ में दंगा, कानपुर में दंगा। कोई जनपद ऐसा नहीं था जहां दंगे न हुए हों। और भाइयों बहनों, सरकार ने क्या काम किया था? जब पहले आई थी, आने के साथ समाजवादी पार्टी ने गरीबों के लिए नहीं, किसानों के लिए नहीं, नौजवानों के लिए नहीं, महिलाओं के लिए नहीं, उसने श्री राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला करने वाले आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने का काम किया था। योगी जी कह रहे हैं कि भाई दंगा कराए, इन्होंने विकास नहीं किया है। 2012 में जब ये सरकार में आए तो ये दंगा कराते रहे और आतंकवादियों को छोड़ने की कोशिश की इन्होंने, कोर्ट की वजह से छोड़ नहीं पाए, लेकिन ये दंगा कराने में एक्सपर्ट हैं, ये योगी जी कह रहे हैं। विकास तो इन्होंने किया नहीं। अब अगर बात कर लेते हैं मायावती के, मायावती ने एक बार फिर योगी आदित्यनाथ से अपनी तुलना की, जिसकी हम बात कर रहे थे, और कहा कि योगी और हम में कोई अंतर नहीं है, हम एक ही जैसे हैं। अब किस संदर्भ में उन्होंने कहा और क्या अंतर नहीं है, उसको सुनिए जरा। योगी जी को ये भी अवगत करा देना चाहती हूँ कि आपकी तरह मेरा भी खुद का अपना परिवार नहीं है। फर्क केवल इतना है कि इन्होंने दिखावे के लिए सन्यासी होने का गेरुआ चोला पहन लिया है, लेकिन मैंने ये सब नहीं किया है। इसके साथ ही इनका मूल परिवार केवल आरएसएस है, लेकिन मेरा मूल परिवार सभी वर्गों व सभी धर्मों के लोग हैं।
अब आखिर मायावती को ये बताने की क्यों जरूरत पड़ गई कि वो योगी जी की ही तरह हैं, उनका भी कोई परिवार नहीं है? क्या ये कहीं परिवार ना होने की होड़ मच गई है कि भाई परिवार ना हो तभी राजनीति में लोग विश्वास करेंगे? क्या ऐसा भी है? क्योंकि मायावती ने ये तुलना क्यों की कि भाई योगी जी आप गेरुआ कपड़े पहने, मैं सामान्य कपड़े पहनती हूं, आपका संघ परिवार है, हमारा पूरा प्रदेश पूरा देश परिवार है, लेकिन ना मेरे परिवार है ना आपके परिवार है, तो ये तुलना क्यों करनी पड़ी? ऐसे ऐसे यूं ही तो मायावती तुलना नहीं करेंगी। बड़ी मंजी हुई नेता हैं, 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हैं और 5वीं बार की वो तैयारी कर रही हैं। ये बड़ा गूढ़ प्रश्न है। देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक सिद्धार्थ कलहंस जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिद्धार्थ जी, के न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। आप ये मायावती की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और अचानक वो बहुत सारे मुद्दों पर उन्होंने बात की, लेकिन ये जो योगी से अपनी उन्होंने तुलना की कि भाई आपके भी परिवार नहीं मेरे भी परिवार नहीं, इसका कोई राजनीतिक संदेश है, कोई राजनीतिक संकेत है? मुझे लगता है परिवारवाद को लेकर लगातार 2 सभाएं जो हुई हैं, इसमें भारतीय जनता पार्टी की ओर से और खासतौर पर मुख्यमंत्री की ओर से सवाल खड़े किए गए हैं, तो उस पर अपनी स्थिति उन्होंने साफ करने की कोशिश की है। और चूंकि परिवारवाद के नाम पर उत्तर प्रदेश की जो 2 अन्य प्रमुख विपक्षी पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, इन 2 पार्टियों को घेरा जा सकता है। शायद इसलिए ये कारण रहा होगा कि मायावती ने आज अपने आप को भी परिवार से अलग बताया है। हालांकि अब परिवारवाद का आरोप उन पर भी बखूबी लगने लगा है कि उन्होंने भी अपने भतीजे को काफी कुछ बहुजन समाज पार्टी में प्रमुखता देते हुए कई चीजें उनको सौंपी हैं। दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी के जो दूसरे प्रमुख नेता हैं सतीश चंद्र मिश्रा, उनके बेटे भी अब पूरी भूमिका निभा रहे हैं बहुजन समाज पार्टी में, और उनकी पत्नी, ये सब बहुजन समाज पार्टी में वो तो अपने आप को उस परिवारवाद के आरोप से इतर दिखाने की एक ये कवायद जरूर कही जा सकती है, जिससे योगी आदित्यनाथ ने अपने आप को विरत रखा है और वो खुलेआम ये कह सकते हैं कि हमारे पास कोई परिवार नहीं है, पूरा उत्तर प्रदेश हमारा परिवार है। ये वजह हो सकती है। और जो आज की मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मुझे लगता है कि जो पार्टी में निरंतर जो भगदड़ मची हुई है, बहुत सारे लोग, पुराने लोग जो उनका साथ छोड़कर जा रहे हैं, पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को अगर आप सुने तो कई जगह उनकी हताशा भी साफ दिखती है, और एक साथ वो ये संदेश भी देना चाहती हैं कि किसी के जाने से कोई असर नहीं पड़ा उन पर, उनका कैडर उनके साथ इंटैक्ट है, और लोगों में एक विश्वास भरने के लिए अपने मतदाता वर्ग में उन्होंने ये विश्वास भरने की कोशिश की है, ये कहते हुए भी कि हम उत्तर प्रदेश के लोग उन्हें 5वीं बार मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। तो वो एक प्रबल दावेदार हैं, ये बात उन्होंने आज जताने की कोशिश की है, क्योंकि संकट इस समय जो उनके सामने आया है वो दरअसल पहले क्या हुआ है, जब भी मायावती की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी है या उनको ठीक मात्रा में सीटें मिली हैं, तो उन्होंने अपने परंपरागत मतदाता वर्ग के साथ कुछ अन्य वर्गों को जोड़कर एक समीकरण बनाया था, जिसे सोशल इंजीनियरिंग कहा जाता रहा है। वो सोशल इंजीनियरिंग कहीं ना कहीं बिखर गई है, और खुद उनका अपना जो परंपरागत मतदाता है जो उत्तर प्रदेश में, जिसकी दलितों में ठीक ठाक आबादी है, जाटो समुदाय, तो अब जिसे कहते हैं ना कि बिखरे हुए कुनबे को जोड़ना दूर, अब जो अपने पास है, अपने खीसे में जो कुछ है उसको ही संभालने की कवायद है। शायद इसलिए आज उन्होंने परिवारवाद पर अपनी सफाई दी, अपने को भी बताया कि उनके ऊपर भी परिवारवाद का आरोप नहीं लग सकता है। दूसरी तरफ उन्होंने अपने को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने का वो बताया कि लोग देखना चाहते हैं। तीसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि लोगों के जाने से कोई असर नहीं पड़ता है, उनका जो बहुजन समाज पार्टी का जो समर्थक है, कार्यकर्ता है, वो उनके साथ है। इन सब चीजों की ये एक सफाई नुमा जो है आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता है कि उम्मीद की जानी चाहिए कि इनके कोई बहुत बड़े राजनीतिक मायने हैं मायावती की आज की प्रेस वार्ता के। सिद्धार्थ जी, ऐसा नहीं लगता आपको कि क्या मायावती का जो प्रचार अभियान है, जैसे कि बाकी दल आप देख रहे हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी, तो खैर उनके पास इतने संसाधन, इतने नेता
इतनी कार्य योजना रणनीति है कि उनका तो कहना ही क्या। लेकिन अखिलेश यादव भी लगातार कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं जो लगातार चर्चा में है या कहीं ना कहीं दिख रहे हैं। मीडिया की बात कर रहे हैं या प्रचार माध्यमों की बात कर रहे हैं या एक तरीके से प्रचार अभियान में जिस तरीके से बाकी दल दिख रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी बहुत ज़्यादा पिछड़ती नजर आ रही है। और यही वजह है कि शायद मायावती को आज खुद आना पड़ा, नहीं इधर बहुत दिनों से वो ट्वीट से काम चला रही थी। और पहले वो पत्रकारों के सवालों के जवाब नहीं दिया करती थी, जब सवालों की बारी आती थी तो उठकर वो चल दिया करती थी। आज उन्होंने बाकायदे इंटरेक्ट किया है लोगों को, और कहीं ऐसा तो नहीं कि थोड़ा सा देर हो गई उनको अपने आप को जनता के सामने सारी बातें रखने में, क्योंकि बहुत सारे नेता चले गए हैं। हालांकि आपने जो बात कही ना कि वो ये भी कह रही थी कि किसी के जाने से फर्क नहीं पड़ता, बहुजन समाज पार्टी का एक नेता जाता है बस वही जाता है, कार्यकर्ता उसके पीछे जाता नहीं, काडर इंटैक्ट है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर हम विपक्ष की बात करें तो अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की 3/4 सीटों पर करीब करीब सीधे मुकाबले की स्थिति पैदा कर दी है। यानी कि एक बार उत्तर प्रदेश में करीब 1989 के बाद से अगर देखें तो 30-32 सालों के बाद, 3 दशक के बाद 2 ध्रुवीय मुकाबले की स्थिति पैदा कर दी है। और जब ऐसी स्थिति पैदा कर दी है तो मायावती बहुत अनुभवी राजनीतिज्ञ हैं, उत्तर प्रदेश की कई बार मुख्यमंत्री रही हैं और जमीनी कार्यकर्ताओं पर उनकी पकड़ है, जमीन पर पकड़ है। उन्हें भी इस बात का अंदाजा होगा और शायद इसलिए आज वो कमान संभालने के लिए खुद उतरी। पहली बार उन्होंने अपने स्वभाव से विपरीत पत्रकारों के सवालों का जवाब भी दिया और करीब करीब हर मुद्दे जो उनकी समझ में दिख रहे थे कि इस समय जिनको एड्रेस किया जाना चाहिए वो भी किया है। तो उसी ये भी वजह है कि मायावती के पास अब दूसरी कतार के भी नेता नहीं बचे हैं। अगर आप देखें जिस तरीके से पार्टी का क्षरण हुआ है, जिस तरीके से तमाम प्रमुख नेता बसपा के स्थापना के समय से जुड़े हुए जो तमाम लोग थे, वो सारे लोग जिस छोड़कर गए हैं, शायद एक सतीश चंद्र मिश्रा और एक आधे लोगों को छोड़कर अब उनके पास कोई दूसरी कतार भी नहीं बची है। तो ऐसे में उनको कमान संभालने खुद आना पड़ा और हो सकता है कि आने वाले समय में और भी इस तरह के मीडिया से बात करना या जो सार्वजनिक कार्यक्रम है उसमें वो दिखाई पड़े। क्योंकि पहली बार मुझे उत्तर प्रदेश की राजनीति में पिछले 20 सालों में ऐसा दिखा है कि मायावती काफी तनहा सी हो गई हैं और राजनीतिक विमर्श से करीब करीब हाशिए पर ढकेली गई हैं। उत्तर प्रदेश के बहुतायत सीटों पर सीधे मुकाबले की स्थिति में बहुजन समाज पार्टी की चर्चा नहीं हो रही है। ये स्थिति अब से पहले जब वो सत्ता में रही हैं, सत्ता में नहीं भी रही हैं, वो तीसरे नंबर की भी पार्टी हुई हैं, लेकिन ऐसी स्थिति कम से कम नहीं आई थी जहां नेताओं का अकाल पड़ गया हो, चर्चा से करीब करीब गायब होने की नौबत आई हो, मीडिया में बहुत कम स्थान उनको मिल रहा हो। ये स्थिति जब आ गई है तभी शायद मायावती ने आप खुद आगे बढ़कर कमान संभाली है, अपने स्वभाव को बदलते हुए मीडिया से इंटरेक्शन करना शुरू किया है, सवालों के जवाब दिए हैं। ये स्थिति तभी हुई है। सिद्धार्थ जी, जैसे इस समय जो पूरा सिनेरियो दिख रहा है कि भाई किसमें कितना है दम, प्रचार अभियान में अभी तो सबका दम दिखाने का एक दौर है, प्रचार अभियान में लोग दम दिखा रहे हैं। अखिलेश यादव, जैसा आपने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी कि 3/4 सीटों पर अखिलेश यादव ने जो राजनीति है उसको सीधे मुकाबले पर लाके खड़ा कर दिया है। और ये बिल्कुल सही बात है, भारतीय जनता पार्टी जहां जहां जिस भी दल से सीधे मुकाबले में रहती है, अगर क्षेत्रीय दलों से उसका सीधा मुकाबला होता है तो भारतीय जनता पार्टी बहुत फायदे में रहती नहीं है। ये पूर्व के उदाहरण भी चाहे बंगाल का ले लीजिए चाहे अन्य जगह का ले लीजिए, फायदे में नहीं दिखी है अगर जो सीधा मुकाबला है। कांग्रेस से भी जहां उसका सीधा मुकाबला है, क्षेत्रीय दल तो हावी दिखते ही हैं, लेकिन कांग्रेस से भी जहां सीधा मुकाबला है तो बहुत ह्यूज डिफरेंस या भारी अंतर नहीं दिखता है भारतीय जनता पार्टी और सामने वाले दल के बीच में। क्या भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं करेगी या ऐसा नहीं कर रही है कि ये मुकाबला त्रिकोणीय चतुष्कोणीय हो और अखिलेश यादव का जो सीधा मुकाबले पर लाने वाला जो रणनीति है, क्योंकि अखिलेश यादव भी सीधे सीधे बीजेपी पर हमला कर रहे हैं और बीजेपी भी जब तक कि कोई दूसरा दल छेड़ नहीं रहा बीजेपी को या कोई आक्रमण नहीं कर रहा, तब तक बीजेपी भी अखिलेश यादव के परिवारवाद पर, उनके परिवार पर और उनकी सरकार के दौरान कथित वसूली, इनको ही मुद्दा योगी आदित्यनाथ, चाहे पूरब हो, चाहे पश्चिम हो, चाहे सेंट्रल यूपी हो, हर जगह इसी को मुद्दा बना रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की भरसक की कोशिश रहेगी कि मुकाबला बहुकोणीय हो।
त्रिकोणीय हो या चतुष्कोणीय हो, और इसको बनाने की कोशिश भी लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से होती रही है। खुद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी को कम ना आंक कर चलना चाहिए, बहुजन समाज पार्टी को सीरियस प्लेयर माना। या जिस तरह से कांग्रेस पार्टी और खासतौर पर प्रियंका गांधी जब भी कोई कार्यक्रम करती हैं या उनकी रैली होती है या उनका कोई आंदोलन या उनका कोई राजनीतिक कार्यक्रम होता है, उस पर जिस तरह से रिएक्ट करती हैं, तो कवायद तो पूरी है भारतीय जनता पार्टी की कि मुकाबला बहुकोणीय हो। जो बात आपने कही है, इस बात का बखूबी जानकारी भारतीय जनता पार्टी को है कि आमने सामने के मुकाबले में या सीधे मुकाबले की स्थिति में उनको नुकसान की स्थिति बन जाती है, और खास तौर पर तब तो और पड़ जाती है कि जब पार्टी सत्ता में होती है। तो इस बात का उनको अंदाजा है और शायद इसलिए भरसक कोशिश उनकी होगी। लेकिन यहाँ एक देखने की बात महत्वपूर्ण यह है कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो राजनीतिक दल नहीं, जनता तय कर रही है। जैसे कि आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में अब्बा जान या अभी कुछ दिन पहले जिन्ना या तमाम सारी मुद्दे उठाने की कोशिश की गई, उनको लाइमलाइट में लाया गया, उन पर बहसें हुई और उनको बार बार उन पर रिएक्शन दिए गए। लेकिन कारगर मुद्दा अगर इस समय उत्तर प्रदेश में देखें तो, और ये संसदीय राजनीति के लिए सुखद संकेत भी है कि महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और तमाम सारे मुद्दे, कानून व्यवस्था, ये सारे मुद्दे, और ये मुद्दे जनता इस तरफ ढकेल रही राजनीतिक दलों को कि भाई इन्हीं मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए। और ये जो सीधे मुकाबले की स्थिति भी पैदा हुई है, ये सीधे मुकाबले की स्थिति किसी दल विशेष की मेहनत तो अपनी जगह है, लेकिन उससे ज्यादा ये जनता ने इस तरह की स्थिति पैदा की है। ठीक बात है, ठीक बात है सिद्धार्थ जी, बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात कही सिद्धार्थ कालहंस जी ने कि ये दलों की जो मेहनत है, लेकिन अब जनता एक अलग तरीके के विमर्श को एक जन्म दे रही है। जनता एक अलग तरीके के मुद्दों को, जो कि मूल मुद्दे हैं, जो मूल मुद्दे हैं, उनकी तरफ अब इन दलों को जाने पर मजबूर कर रही है वो जनता है, और जनता ही लोकतंत्र में जनार्दन होती है। सिद्धार्थ जी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, हमें बहुत महत्वपूर्ण समय देने के लिए। तो सिद्धार्थ कालहंस जी ने बड़ी महत्वपूर्ण बातें कही कि किस तरीके से जनता इस जो पूरे उत्तर प्रदेश के सिनेरियो को, राजनीतिक सिनेरियो को मूल मुद्दों पर, रोटी कपड़ा और मकान, महंगाई, दवाई, पढ़ाई, सिंचाई, कमाई, इन मुद्दों पर लेकर आ रही है। ये संसदीय राजनीति के लिए सुखद संदेश है और लोकतंत्र के लिए भी बहुत सुखद संदेश है।